नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। एमसीडी की सत्ता हारने से प्रदेश बीजेपी में बदलाव की बयार चल पड़ी है। आपसी गुटबाजी और एक दूसरे की कमतर दिखाना भी पार्टी के लिए महंगा साबित हुआ है और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने एमसीडी चुनाव के पहले प्रदेश कार्यालय से अब दूरी बना ली थी। ऐसे में सूत्रों की माने तो जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व संगठन में बड़ा बदलाव कर सकता है और बीजेपी में हार की समीक्षा तेज हो गई है। पार्टी की अवधारणा यही है कि जिस दिन चुनाव खत्म हो उसी दिन से अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। इसे देखते हुए संगठन में बदलाव की मांग भी चल रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े फेरबदल की उम्मीद बीजेपी नेता भी लगाए हुए हैं। दरअसल उनकी राय है कि दिल्ली बीजेपी को एक ऐसा चेहरा मिलना चाहिए जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कद का हो और एमसीडी चुनाव में हार की वजह भी यही बताई जा रही है कि आपने केजरीवाल के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा और गुजरात विधानसभा चुनाव के बावजूद केजरीवाल दिल्ली में भी डेरा डाले हुए थे। वहीं प्रदेश बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री को प्रचार में उतारा था, लेकिन दिल्ली बीजेपी के पास ऐसा चेहरा नहीं था। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ली जाए, बीजेपी को जिस तरीके से हार मिली है उसके बाद अब बीजेपी ने हार की समीक्षा जो करना है उसे अब तेज कर दिया। हार की समीक्षा जो है अब तेज हो चुकी है बीजेपी में। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा ने निगम के अंदर जिस तरीके से तैयारी की थी उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी जो थी वो सबको नजर आ रही थी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से दुर्गेश पाठक का चेहरा रखा गया था निगम के लिए और लगातार आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं प्रचार जो किया था वो कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर भी जो भाजपा के द्वारा ही दिए गए थे, यानी कि कूड़े के ढेर को लेकर लगातार राजनीति होती हुई नजर आई। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा की तो भाजपा ने बेशक कह सकते हैं स्टार कास्टों को उतारने की कोशिश की और यहाँ तक कि बड़े नेताओं को जेपी नड्डा की बात करें या फिर कहे और बड़े नेताओं की, वो कहीं ना कहीं निगम चुनाव के अंदर प्रचार के अंदर लगातार सभी नेता उतरते हुए नजर आए। मगर भाजपा की तरफ से एक कमी सबसे ज्यादा देखने को मिली जिसके अंदर ये बताया गया था कि जो निगम चुनाव थे वो उसके लिए एक चेहरा होना चाहिए था, वो चेहरा जो था भाजपा की तरफ से नहीं चुना गया था। यही सबसे बड़ी कमी थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको हार का सामना करना पड़ा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आदेश गुप्ता की बात करें तो आदेश गुप्ता का भी इतना बड़ा चेहरा नहीं है जो पहले मनोज तिवारी का हुआ करता था। मगर यानी सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं भाजपा जो थी वो चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति नहीं कर पाई, यानी सीधे सीधे जनता तक नहीं पहुंच पाई और इसी को लेकर भाजपा मुख्यालय के अंदर भी कहीं ना कहीं निगम चुनाव को हार को लेकर भी कहीं ना कहीं बैठक की गई जिसके अंदर कहीं ना कहीं आदेश गुप्ता को बात करें तो आदेश गुप्ता को भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं जवाब देने पड़े कि हार का जो कारण था वो क्या था। मगर यहाँ पर जिस तरीके चेहरे की बात करें तो चेहरा बिल्कुल भी निगम चुनाव के अंदर नहीं उतारा गया। बेशक भाजपा की तरफ से यह कहा गया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान दिए जाएंगे, जनता को, जनता के लिए सुविधाएं दी जाएंगी, जनता के लिए फ्लैट दिए जाएंगे, ये चीज तमाम वादे जरूर किए गए थे मगर चेहरा नहीं था। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब विधानसभा चुनाव की बात करें तो जैसे ही निगम चुनाव खत्म हुए उसको लेकर भी अब विधानसभा की जो तैयारी है वो लगातार की जा रही है और इसको लेकर भी अभी भी भाजपा के पास जो है वो भी अरविंद केजरीवाल के टक्कर का चेहरा जो होना चाहिए था वो नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं शायद आने वाले समय के अंदर आदेश गुप्ता को हटाकर किसी और ऐसे बड़े चेहरे को लेकर आया जाएगा जिसके अंदर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जो टक्कर दे सके। जी राजीव, वहीं बात करें जिस तरीके से एमसीडी चुनाव में बीजेपी को करारी हार जो है मिली है, तो ऐसे में अब क्या बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है? देखिए, यहाँ पर फेरबदल की बात करें तो भाजपा के अंदर जो कमी थी वो सबसे ज्यादा यही थी कि निगम चुनाव के लिए जो चेहरा होना चाहिए था वो नहीं था जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। दूसरा, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने के लिए भी कोई नहीं था, यानी कि दिल्ली प्रदेश आदेश गुप्ता की बात करें तो आदेश गुप्ता का चेहरा भी जो है वो अरविंद केजरीवाल के मुकाबले पे नहीं है। आदेश गुप्ता से जो पहले चेहरा था यानी कि मनोज तिवारी का, वो बेशक टक्कर दी जाती थी, अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं सवाल जवाब देने पड़ते थे। मगर यहाँ पर जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं बदल चुका है। मगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल सीएम के तौर पर है
उनके टक्कर पर किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा। मगर यही चीज निगम चुनाव के अंदर भी अगर भाजपा करती तो कहीं ना कहीं उसको हार का सामना नहीं करना पड़ता। अब विधानसभा चुनाव की जो तैयारी होगी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं फेरबदल किए जाएंगे। आदेश गुप्ता की बात करें तो आदेश गुप्ता को अब दिल्ली प्रदेश के पद से शायद हटाया भी जा सकता है और उसकी उनकी जगह पर किसी और ऐसे चेहरे को लेके आया जा सकता है जो अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया उनको टक्कर दे सके। यहां पर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के लिए अब तैयारी करनी होगी तो उसकी तैयारी जो है वो भाजपा के अंदर भी कहीं ना कहीं अब जुटती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से अब मेयर चुना जाएगा, विपक्ष की तरफ से अपना नेता चुना जाएगा, तो लगातार कोशिश जरूर की जाएगी। मगर अभी भी भाजपा को यही चीज समझनी होगी कि जब तक चेहरा नहीं है तो राजनीति या फिर क्या है चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं हो पाएगा। जी राजीव, एमसीडी में हार के बाद बीजेपी को कितना बड़ा सदमा जो है लगा है, कितना बड़ा, क्योंकि आप जिस तरीके से चुनाव हो चुके हैं, परिणाम सामने आ चुके हैं, उसके बाद क्या हलचल बीजेपी में देखने को मिल रही है, कितना बड़ा सदमा हम इसे कह सकते हैं कि बीजेपी को लगा है, जो क्योंकि 15 साल से बीजेपी एमसीडी में काबिज थी और अचानक से उसका हट जाना, तो क्या हलचल इस वक्त बीजेपी में देखने को मिल रही है? देखिए यहाँ पर जिस तरीके से 15 साल तक भाजपा जो है वो निगम के अंदर रही है और हर बार यही दावे किए जाते थे कि भाजपा जो है वो अच्छे काम कर रही है। मगर अच्छे काम के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी थी, भाजपा ने वो दूर करने की कोशिश नहीं की और अब जिस तरीके से करारी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि लगातार भाजपा की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि चौथी बार भी भाजपा आएगी, जनता उनका चुन के लेके आएगी। और लगभग ये कहा जा रहा था, दोनों तरफों से बात करें, भाजपा की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि 230 से ज्यादा सीटें जो है वो निगम के अंदर आम आदमी पार्टी को मिलेगी। भाजपा की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि 200 से ज्यादा सीटें जो है वो भाजपा लेके आएगी। मगर दोनों को ही कहीं ना कहीं काफी कमजोरी महसूस हुई, क्योंकि जिस तरीके से जनता ने चुनकर लेके आई है, आम आदमी पार्टी को बेशक सरकार के अंदर निगम चुनाव के अंदर बढ़त मिली है, यानी कि सीधे सीधे कहें सत्ता मिली है, मगर उनको भी अभी 150 के करीब ही सीट मिल पाई, यानी सीधे सीधे जो 230 का आंकड़ा था वो आम आदमी पार्टी भी नहीं छूट पाई। यहां पर बात करें भाजपा की तरफ से भी कहा गया था कि हम 200 से ज्यादा सीटें लेके आएंगे, मगर उनको भी सिर्फ 104 सीटें ही मिल पाई। यानी सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं दोनों की कमजोरियां जरूर थी। मगर भाजपा की तरफ से एक सबसे बड़ी कमजोरी थी जो बार बार देखने को मिलती है, निगम चुनाव हो या फिर कोई और चुनाव हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं मोदी जी का चेहरा इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी कि हर बार चुनाव के लिए एक ही चेहरा नहीं इस्तेमाल करना होगा, यहाँ पे समझना होगा भाजपा को। और भाजपा आप कहीं ना कहीं जब दिल्ली विधानसभा की तैयारी करेगी 2024 के लिए, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक चेहरा चुनना होगा जिसके लिए कहीं ना अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे सके। मगर हार का जो सामना हुआ है भाजपा के अंदर, वो जरूर कहीं ना कहीं गम का मातम जरूर देखने को मिला। कल भी हम जब आदेश गुप्ता ने प्रेस वार्ता की तो वहां पर भी कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो गढ़ माना जाता था और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक शांति देखने को मिली, सन्नाटा देखने को मिला और नेता जो थे वो भाजपा से कहीं ना कहीं दूरी बनाते हुए नजर आए। तो यही चीज आदेश गुप्ता को भी समझ में आ चुकी है और आदेश गुप्ता भी अब कहीं ना कहीं जनता से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 साल तक जो उनका जो कार्यकाल रहा है वो भी कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर है। कहीं ना कहीं यही चीज समझनी होगी भाजपा को कि जनता का अगर वोट बैंक चाहिए तो कहीं ना कहीं उनसे नजदीकी बनानी होगी। मगर यहाँ पर उनके भाजपा के पास अभी तक ना तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के हिसाब से कहे या फिर कहे निगम के हिसाब से कहे, उनके पास ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कर सके। जी राजीव, जिस तरीके से देखा गया, चाहे कोई भी चुनाव हो, हिमाचल के चुनाव हो, गुजरात के चुनाव हो, एमसीडी के चुनाव हो, तो कहीं ना कहीं पीएम फेस को बहुत आगे रखा गया था, उसे तवज्जो दी गई थी। लेकिन जब चुनाव के परिणाम सामने आए तो रिजल्ट कुछ अलग ही देखने को मिला। एमसीडी की अगर बात कर लें तो क्या कहा जा सकता है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ना दिल्ली में उनकी सरकार है और एमसीडी में जहां 15 साल बीजेपी काबिज थी, अब एमसीडी से भी उसका राज खत्म हो चुका है। तो ऐसे में क्या पीएम मोदी की लोकप्रियता दिल्ली में घटती हुई नजर आ रही है? देखिए यहाँ पर दिल्ली की बात करें तो निगम चुनाव की बात करें सीधे सीधे तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जी का चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा था भाजपा के द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं चेहरा जो है अब कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जनता ने जिस तरीके से निगम के अंदर भाजपा को बेशक विपक्ष के अंदर बिठाया, मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता थी वो कहीं ना कहीं कम होती रही। और यही चीज हिमाचल प्रदेश के अंदर भी देखने को मिली। भाजपा ने बेशक कोशिश की, मगर वो कोशिश भी कहीं ना कहीं मोदी जी के चेहरे के ऊपर ही चुनाव लड़ा गया था, वहां पर भी कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा।
तो यहाँ पर सीधे सीधे भाजपा को समझना होगा कि हर बार एक ही पैटर्न इस्तेमाल नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं जनता के बीच में जो कहीं ना कहीं अब भाजपा की जो कमजोरी है वो सामने आती नजर आ रही है। बेशक भाजपा के द्वारा ये कहा जाता हो कि उन्होंने कोरोना काल के अंदर वैक्सीन दी है, जनता को जान बचाई है, यहाँ तक कि लोगों के लिए राशन फ्री दिया गया था, मगर यही चीज राज्य सरकारों ने भी की थी। दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने भी बेशक राशन अपनी तरफ से दिया था जनता के लिए, केंद्र सरकार ने भी अपनी तरफ से दिया था, मगर अब केंद्र सरकार की तरफ से जो कदम थे जनता के लिए वो कहीं ना कहीं जनता उनको पसंद नहीं कर रही है। शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं निगम के अंदर भी और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कहीं ना कहीं भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा को भी ये समझना होगा कि बार बार एक ही पैटर्न नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, यानी सीधे सीधे हर बार प्रधानमंत्री जी का मुद्दा चेहरा जो है वो नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। कहीं ना कहीं उनको चेहरा बदलना होगा, काम बदलने होंगे, और जो काम करने का जो तरीका था उनको भी बदलना होगा ताकि जनता जो है उनको पसंद कर सके। मगर अभी तक निगम चुनाव के जो बड़ा हालत है उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा जो दावे किए जा रहे थे कि मोदी जी का चेहरा है तो सब कुछ है, सब कुछ मुमकिन है, इस तरीके के वादे किए जा रहे थे कि लगातार ये भी कहा गया था कि जान बचाइए कोरोना काल के अंदर, मगर वो कोरोना काल के अंदर सेंटर दिल्ली के हिसाब से काम किया गया था, ना कि निगम के अंदर। यही चीज बार बार हमने भी कई बार सवालों के घेरे से कहीं ना कहीं उनको भाजपा के नेताओं से पूछने की कोशिश करी, मगर बार बार वो इन सवालों से ही बचते हुए नजर आए। मगर यहाँ पर भाजपा को भी अब समझ आ चुका है, भाजपा के नेताओं को भी समझ आ चुका है कि हर बार एक ही पैटर्न से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। जी राजीव, वहीं अगर बात आम आदमी पार्टी की कर लें तो अभी खुशी की लहर जो है आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रही है, क्योंकि एमसीडी का चुनाव वो जीत गए हैं, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उन्हें मिल चुका है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है, जो वादे जनता से किए गए थे उसका क्या? कि यहाँ पर जेल बिल्कुल सही कहा आपने। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने लगातार ये कोशिश की थी कि जनता तक कहीं ना कहीं जो उनकी कमजोरियां है उन तक पहुंचे और उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश की जाए। और निगम के अंदर भी लगातार इस चुनाव के अंदर भी यही वादे किए गए थे कि कूड़े के ढेर बना दिए गए, घरों से बाहर सफाई नहीं मिलती है, इस तरीके के तमाम वादे जो थे वो निगम के अंदर भी अरविंद केजरीवाल के द्वारा किए गए थे। और यहाँ तक कि ये गारंटी भी दी गई थी कि सब जो 3 कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं उनको निगम के अंदर आते ही खत्म करने की कोशिश की जाएगी और उनको खत्म भी किया जाएगा। मगर अब निगम चुनाव जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, सत्ता निगम के अंदर आम आदमी पार्टी को मिल चुकी है। आप देखना होगा कि जनता के जो किए हुए वादे थे, यानी जनता से जो किए हुए वादे थे उन और जो सबसे बड़ी परेशानियां है, जो 3 कूड़े के पहाड़ जो बने हुए हैं तीनों ही दिल्ली के बॉर्डरों पर, उनको किस तरीके से दिल्ली सरकार जो है हटाने का काम करेगी और ये कितने दिनों के अंदर किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब जनता भी कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब जो है अरविंद केजरीवाल से मांगते हुए नजर आएगी। मगर यहाँ पर बात करें अरविंद केजरीवाल की तो अरविंद केजरीवाल का 2 तरफ फोकस था। सिर्फ एक निगम चुनाव के अंदर, यानी कि निगम के अंदर उनको सरकार मिल जाए क्योंकि दिल्ली सरकार के अंदर वो पहले से बैठे हुए, और दूसरा यहाँ पर अपने आप को एक राष्ट्रीय पार्टी घोषित करना था। मगर राष्ट्रीय पार्टी अब वो बन चुकी है तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं उनका फोकस जो होगा वो हरियाणा चुनाव की बात करें, उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें, छत्तीसगढ़ चुनाव की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, लगभग सभी जगह पर होगा और लगातार वो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश भी की जाएगी। मगर बड़ा होने के साथ साथ कहीं ना कहीं जनता से किए हुए वादे हैं वो अगर जल्द से जल्द पूरे करें तो कहीं ना कहीं जनता उनको हाथों हाथ लेगी और उसका फायदा भी आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते साइबर क्राइम की वजह से, जहां आपको बता दें कि जनता एक तरफ परेशान है, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगातार आपको बता दें कि क्राइम जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, साइबर क्राइम, लोग इसके जाल में जो है लगातार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में राजधानी लाइव में लगातार बढ़ते साइबर क्राइम की वजह से जहाँ एक तरफ लोगों की गाड़ी कमाई डूब जा रही है तो वहीं कई महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी इसका शिकार हो जाते हैं। पुलिस के लिए भी साइबर क्राइम को रोकना काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है। इससे लोगों को बचाने और उसमें जागरूकता लाने के लिए दिल्ली पुलिस समय समय पर अलग अलग इलाकों में अभियान चला रही है। इसी कड़ी में साइबर जागरूकता दिवस के मौके पर दिल्ली में अलग अलग जगहों पर पुलिस साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। और टेक्नोलॉजी के इस दौर में दुनिया में ज़्यादातर काम आज इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन हो रहे हैं, जिसमें पैसों के लेन देन, कम्युनिकेशन, खरीदारी जैसे रोजमर्रा के काम शामिल हैं, जिसमें से ज़्यादातर लोग भुगतान को लेकर ठगी के शिकार होते हैं, जिन्हें ठग कई तरह से, जैसे QR कोड, पेमेंट रिसीव करने का लिंक भेजकर पेमेंट,
एक्सेप्ट करने का झांसा देते हैं। कार्ड अपग्रेड जैसे काम के लिए OTP, CVV की जानकारी लेकर ठगी को अंजाम देते हैं। और इसके अलावा नौकरी का झांसा, सोशल साइट पर फेक प्रोफाइल बनाकर खुद को हाई प्रोफाइल और विदेश के सेटल होने का झांसा देकर सॉफ्टवेयर अपग्रेड, मालवेयर फिक्स आदि के नाम पर भी लोग इससे शिकार हो रहे हैं। इसी से बचने के लिए लोगों को संवेदनशील बनाकर उन्हें इसके खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। साइबर क्राइम जागरूकता दिवस पिछले साल से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उन्हें इन खतरों और बचाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शिवम पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, जिस तरीके से लगातार साइबर क्राइम जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में दिल्ली सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहता हूँ कि जो साइबर क्राइम इसमें दिल्ली के अंदर काफी तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार क्राइम को कम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मसला जो होता है ऑनलाइन शॉपिंग का होता है, ऑनलाइन कैश देने का होता है, इसको लेकर दिल्ली पुलिस लगातार लोगों के साथ लगातार ठगी का मामला सामने देखा जा रहा है। निशा जी साथ बने रहेंगे, आपसे लगातार अपडेट ले लेंगे। तो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार मेरे साथ में संवाददाता शिवम पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, जिस तरीके से बात करें, अभी तक साइबर क्राइम को लेकर कितने मामले सामने आ चुके हैं, एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूँ लगातार दिल्ली पुलिस में डेली प्रतिदिन के कम से कम 10 से 15 साइबर के FIR दर्ज किए जाते हैं, क्योंकि साइबर क्राइम ऐसा क्राइम है कि वो किसी के साथ हो सकता है, चाहे आदमी, चाहे महिला, चाहे बुजुर्ग, चाहे बच्चे। क्योंकि साइबर क्राइम को लेकर दिल्ली पुलिस लगातार सतर्क हो रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, लगातार नुक्कड़ नाटक लगा के लोगों को समझा रही है, स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए साइबर क्राइम को लेकर लोग कहीं ना कहीं इसका शिकार हो जाते हैं, कभी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आजकल साइबर क्राइम ऐसे हो गया है कि साइबर क्राइम होने के बाद बड़े बड़े पैसों की डिमांड की जाती है, क्योंकि लेकिन उसके बाद भी दिल्ली पुलिस लगातार साइबर क्राइम को रोकने के लिए पूरा जागरूक कर रही है लोगों को। जी चलिए शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह के समापन सत्र में शामिल होंगे। उसके बाद MG PG कॉलेज में प्रतिमा का लोकार्पण करने जाएंगे। मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे और आपको बताते हैं कि सोमवार की सुबह लखनऊ रवाना होने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को सुबह करीब 11 बजे महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय सोनबरसा पहुंचेंगे और वहां आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद MP पॉलिटेक्निक पहुंचेंगे और वहां से गोरखनाथ मंदिर जाएंगे। शाम 4 बजे MG डिग्री कॉलेज पहुंचेंगे। वहां नेशनल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा स्थापित की गई महात्मा गांधी PG कॉलेज के लगातार 47वें वर्ष तक प्रबंधन रहे स्वर्गीय प्रेम नारायण श्रीवास्तव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर CM योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में आज वो शिरकत करेंगे और मूर्ति का अनावरण भी उनके द्वारा किया जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आज आएंगे और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह के समापन सत्र में शामिल होंगे। उसके बाद MG PG कॉलेज में प्रतिमा का लोकार्पण करने जाएंगे और मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। सोमवार की सुबह लखनऊ रवाना होने की संभावना बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार सुबह करीब 11 बजे महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय सोनबरसा पहुंचेंगे। वहां आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद MP पॉलिटेक्निक पहुंचेंगे और वहां से गोरखनाथ मंदिर जाएंगे। शाम 4 बजे MG डिग्री कॉलेज वो पहुंचेंगे। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि गुप्ता इस वक्त गोरखपुर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आज गोरखपुर के दौरे पर CM योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। 2 दिवसीय दौरा उनका ये रहने वाला है, एक बार पूरी जानकारी। जैसा कि एक सप्ताह से गुरु गोरखनाथ मंदिर में योगी जी आ चुके हैं और इसमें
महाराणा प्रताप शिक्षण परिषद द्वारा 90वां संस्थापक सप्ताह समारोह का आयोजन किया जा रहा है। एक सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम का आज समापन है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित होंगे। सुबह 10 बजे का उनका कार्य समय दिया गया है और लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला जी भी इसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। ये आज कार्यक्रम का समापन है। चलिए रवि, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री चेहरे के चयन को लेकर मची घमासान के बीच कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में शुक्रवार शाम को नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस चुनाव पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश मामलों के प्रभारी सांसद राजीव शुक्ला, सह प्रभारी गुरप्रीत सिंह कचोली, संजय दत्त, तजेंद्र पाल बिट्टू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा बैठक में प्रदेश कांग्रेस के सभी नवनिर्वाचित विधायक मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार बैठक में मुख्यमंत्री के चयन के लिए हर विधायक से 2-2 नाम पूछे गए। उनकी प्राथमिकता वाले उम्मीदवारों की मेरिट और डिमेरिट भी पूछी गई। मुख्यमंत्री चेहरे के चयन को लेकर CLP बैठक में सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजने का फैसला लिया गया है। अब हाईकमान तय करेगा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार का मुख्यमंत्री कौन होगा। सूत्रों के अनुसार बैठक में मुकेश अग्निहोत्री ने सिंगल लाइन प्रस्ताव की बात रखी और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उसका समर्थन किया। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में देर रात प्रेस ब्रीफिंग की गई। को अधिकृत करते हैं कि वो किसको अपना नेता चुने और उन्होंने यूनानिमसली सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित करके पार्टी हाईकमान को जो है अधिकृत किया है कि वो जिसको भी चाहे उसको नेता जो है यहाँ पे विधायक दल का चुन सकते हैं। यहाँ पे जब बैठक शुरू हुई तो हमारी प्रदेश अध्यक्ष ने स्वागत किया विधायकों का और प्रस्ताव को पेश किया मुकेश अग्निहोत्री जी ने और उसका समर्थन जो है सेकंड किया उसको सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने। और इस तरह से सारे विधायकों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पार्टी हाईकमान को अधिकृत किया है कि वो जिसको भी चाहे नेता वो चुन सकते हैं। हमारे जो ऑब्जर्वर हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और लीडर अपोजिशन इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इन दोनों की उपस्थिति में हमारे AICC के सारे सेक्रेटरीज, फंक्शनरीज सबके साथ जो है के सामने बैठक हुई और उनके सामने उन्होंने ये सबको अधिकृत किया है और इस तरह से जो है पार्टी हाईकमान को अधिकृत कर दिया गया है कि किसको वो जो है अपना जिसको चाहे वो नेता चुन सकते हैं। सर, पार्टी हाईकमान कितने समय में ये तय करेगा? और अब हम लोग कल आपके साथ मंच पे बैठे हैं, क्या इन्हीं तीनों में से CM अभी ऑब्जर्वर्स जो है वो कल अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे कल परसों तक पार्टी हाईकमान को और उसके बाद इसका निर्णय जल्दी से जल्दी ले लिया जाएगा। सर, विधायकों ने कौन-कौन से नाम आपके सामने रखे, क्योंकि आपने उनसे किसी विधायक ने कोई नाम नहीं रखा है, सबने पार्टी हाईकमान के लिए बोला। तो आपने कोई नाम रखा हो कि आप इस पर क्या कहते हैं? नहीं, हमने कोई नाम नहीं रखा, हमने उनको पूछा और सबने पार्टी हाईकमान के लिए बोला है कि जो हाईकमान कहेगा हम उसे स्वीकार करेंगे। शुक्ला जी, आज आप गवर्नर से भी मिले हैं क्या? गवर्नर से कर्टसी कॉल थी जिसमें हम और हमारे भूपेश बघेल साहब और भूपेंद्र हुड्डा जी हम लोग उनसे मिले थे, कर्टसी कॉल किया और उनको इस चीज़ से अवगत कराया कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत यहाँ मिला है और कांग्रेस को यहाँ पे जो है सरकार बनाने का अवसर मिलना चाहिए। जल्दी अब जो है अपना विधायक दल का नेता उनको बताएंगे और उनकी सुविधा पूछी माननीय राज्यपाल जी की कि अगले कितने दिनों तक वो अवेलेबल है, उनकी उपलब्धि क्या से मतलब है। वो तो एक कर्टसी कॉल थी जो एक प्रदेश के वो मुखिया होते हैं राज्यपाल महोदय, इसकी उनसे कर्टसी कॉल करने हम गए थे। राजीव, केंद्रीय आलाकमान को फाइनल कॉल और फाइनल मैसेज यहाँ से क्या गया है? केंद्रीय आलाकमान को हम लोग ऑब्जर्वर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे कल जाके और वही 1 लाइन रेजोल्यूशन है, पार्टी ऑथराइजिंग द पार्टी हाईकमान, अधिकृत करती है कि पार्टी हाईकमान जिसको चाहे
तो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे साथ ब्यूरो चीफ हिमाचल से टीना ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए सीएम फेस को लेकर हिमाचल में इस वक्त घमासान मचा हुआ है, तो कब तक ये चेहरा साफ हो सकता है कि कौन सीएम बनेगा, कौन हिमाचल का मुख्यमंत्री बनेगा? जी देखिए, कोशिश तो पिछले कल ही विधायकों ने की थी कि एक बैठक की जाए और ये जो चेहरा है मुख्यमंत्री का उसको उस पर स्थिति साफ की जाए, लेकिन सहमति बनी नहीं है। और अब उसके बाद जो है जो पर्यवेक्षक यहाँ पहुंचे थे उन्होंने अलग अलग बैठक भी विधायकों के साथ की, सिंगल विधायकों को बुलाकर भी उनकी राय पूछी है। उसके बाद देर रात जब प्रेस ब्रीफिंग भी की गई तो उसमें जानकारी दी गई कि एक सिंगल लाइन प्रस्ताव कांग्रेस विधायकों की तरफ से पारित किया गया है कि हाईकमान ये फैसला लेगा कि अब सीएम का चेहरा यहाँ पर कौन होगा, क्योंकि जो अभी तक जो इसमें विधायकों से जो फीडबैक मिला है या जिस तरह की जो बात थी उसमें सहमति नहीं बन पा रही थी, क्योंकि यहाँ पे 3 बड़े नाम जो बिल्कुल चर्चा में है, प्रतिभा सिंह है और उसके अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू है, मितेश अग्निहोत्री है। तो तमाम इन चेहरों पे जब सहमति नहीं बन पाई है तो अब हाईकमान पर ये फैसला दिया गया है कि हाईकमान यहाँ पे फैसला करे कि किसको यहाँ पे सीएम चेहरा बनाया जाए। एक बात और है कि कांग्रेस ने कल बड़ी परिपक्वता दिखाई, हालांकि समर्थकों में बिल्कुल घमासान मची रही और एक वक्त में तो टकरार की स्थिति भी उत्पन्न हुई प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थकों के बीच, लेकिन फिर भी जो खुद प्रतिभा सिंह है, सुखविंदर सिंह सुक्खू है, जब वहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे राजीव भवन तो उन्होंने साफ तौर पर एक परिपक्व नेता के तौर पर कहा कि कांग्रेस आलाकमान फैसला करेगा और जो भी वो फैसला करेगा हमें मंजूर होगा, फिलहाल मैं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं हूँ। तो इससे काफी माहौल जो है वहाँ पे ठीक हुआ और वहाँ पे जब विधायक इकट्ठा हुए तो उन सब ने यही कहा कि हाईकमान अब फैसला करे कि अब यहाँ पे जो मुख्यमंत्री का चेहरा वो कौन होगा। ये परंपरा कांग्रेस की रही है कि विधायक दल की बैठक में ये फैसला होता है और सिंगल लाइन प्रस्ताव है जो हाईकमान को भेज दिया जाता है। तो अब आज जो पर्यवेक्षक है आज वो रिपोर्ट सौंपेंगे कांग्रेस आलाकमान को, मल्लिकार्जुन खड़गे को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ये फैसला करेंगे कि यहाँ पे सीएम चेहरा कौन होगा। जी टीना जी, वही बात करें जिस तरीके से जब से जीत कांग्रेस को हिमाचल में मिली है तब से बैठकों का दौर हिमाचल में कांग्रेस का शुरू हो चुका है, तो 2 मायने इसके निकाले जा रहे हैं। पहला तो सीएम को लेकर जो संशय इस वक्त बना हुआ है और दूसरा वहीं बात करी जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं डरी हुई है कि कहीं जो उनके कांग्रेस के विधायक उनकी खरीद फरोख्त ना हो जाए। बिल्कुल, हालांकि कांग्रेस ने इस बात से इनकार कर दिया क्योंकि भाजपा की तरफ से जो जयराम ठाकुर है उन्होंने कह दिया था कि जो स्पष्ट बहुमत है वो कांग्रेस को मिला है, तो हॉर्स ट्रेडिंग की तो कोई बात ही नहीं है, खरीद फरोख्त की कोई बात नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी एक चेतावनी कांग्रेस को दी कि जो बहुमत है कांग्रेस का, जो विधायक है उनको संभालना उनकी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में कांग्रेस हालांकि कल कह चुकी है कि अब क्योंकि वो स्पष्ट बहुमत में है, 40 सीटें वो जीत चुकी है, तो ऐसे में जो खरीद फरोख्त की जो संभावना थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हालांकि जो विधायक हैं उनकी जो राय है वो बिल्कुल अहम रखती है, बल्कि अगर हिमाचल की हम बात करें तो सिर्फ पेच इस बात पे कांग्रेस पर फंसा हुआ है कि जो सीएम का चेहरा है वो किसको बनाया जाए, क्योंकि जो प्रतिभा सिंह है वो अपना दावा पेश कर चुकी हैं कि जो दिवंगत नेता हैं उनके जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है वीरभद्र सिंह, उनकी राजनीतिक विरासत जो है, परिवार जो है, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता इस चीज में। तो वहां से जो घमासान मचा है उसके बाद यहाँ पे स्थितियां थोड़ी सी कांग्रेस के लिए मुश्किल भरी है और हालांकि कांग्रेस की दावा कर रही है कि कोई स्थितियां मुश्किल भरी नहीं है और एक मतलब सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि जब 1-to-1 फीडबैक लिया गया है विधायकों से तो विधायकों से पूछा गया है कि आप किसको सीएम चेहरा देखना चाहते हैं, तो अधिकतर विधायकों ने जो नाम लिए हैं वही जो फीडबैक है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को दी जाएगी और उसके आधार पर यहाँ पे जो है सीएम चेहरे का जो ऐलान है वो किया जाएगा। जी टीना जी, वहीं आज रिपोर्ट सौंपी जानी है, तो कितने बजे तक ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और क्या कुछ इसमें अहम रह सकता है, क्योंकि 2 नाम इस वक्त बहुत तेजी से चल रहे थे जिस तरीके से प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो क्या कुछ अहम इस रिपोर्ट में हो सकता है? जी देखिए, क्योंकि सबको साथ लेने की बात कांग्रेस कहकर चल रही है और यहाँ पर है भी ऐसा ही कि 2 धड़े बिल्कुल स्पष्ट मैंने जैसे पहले भी बताया कि एक वक्त ऐसा आया कि धक्का मुक्की का माहौल वहाँ पर बन गया था। तो अब जो कांग्रेस हाईकमान है
भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो राजीव शुक्ला हैं और भूपेश बघेल है, उन्होंने कहा है कि आज वो रिपोर्ट सौंपेंगे। हालांकि उन्होंने टाइमिंग नहीं बताई कि वो कब सौंपेंगे, वो खुद जाकर सौंपेंगे या यहाँ से टेलीफोनिकली या अन्य साधनों के द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट किया जाएगा कि यह कांग्रेस की स्थिति ये है और अब फैसला आपको करना है। लेकिन ये जरूर है कि जो दो नाम साफ तौर पे चल रहे हैं, प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू, अगर उन पर फैसला नहीं हो पाता है तो यहाँ पे किसी तीसरे विकल्प पर चेहरे पर जरूर कांग्रेस यहाँ पे तीसरा चेहरा उतार सकती है, जिसमें मुकेश अग्निहोत्री है। हालांकि ब्राह्मण चेहरा है, हिमाचल में सिर्फ एक बार ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री रहा है, उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं वो राजपूत समुदाय से रहे हैं। तो अब ये भी कांग्रेस के पास ये भी है कि वो नीरज जो चंद्र कुमार हैं, दिवाली से जीत कर आए, वरिष्ठ नेता रहे हैं कांग्रेस के, काफी बुजुर्ग नेता हैं और सांसद भी हो रहे हैं, तो उनको भी वहाँ यहाँ पे सीएम चेहरे के तौर पर उठाया जा सकता है, क्योंकि सहमति सबकी बहुत जरूरी है। सरकार अगर चलानी है कांग्रेस को, सभी विधायकों के साथ लेकर चलना है, तो सबकी सहमति काफी जरूरी है। तो ऐसे में दोनों धड़े शांत रहे तो इससे इस बात से इनकार किया नहीं जा सकता कि किसी तीसरे चेहरे को यहाँ पे सीएम जो चेहरा है वो बनाया जा सकता है हिमाचल में। ठीक है जी, वहीं बात कर लें, पीएम फेस का यूज जो है बीजेपी ने पूरी तरीके से किया था, बड़ा जन समर्थन भी बीजेपी को मिला, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट सामने आए तो भारी हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा। बीजेपी हिमाचल में हार गई, कांग्रेस की जीत वहां पर हुई। तो ऐसे में अब जो बात की जाए, बीजेपी की क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? जिस तरीके से सीएम जयराम ठाकुर ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है, तो एक बार बीजेपी की स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए, बीजेपी ने अपनी हार मानी। हालांकि जो जयराम ठाकुर हैं मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका जो कार्यकाल है या उनका जो प्रदर्शन है चुनाव में वो काफी अच्छा रहा, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब रहा, क्योंकि कई मामले ऐसे थे जिनको भाजपा ने एड्रेस नहीं किया। ओपीएस सबसे बड़ा मामला था जिसपे लगातार कर्मचारी दबाव बना रहे थे सरकार पर, लेकिन सरकार ने, और जब प्रचार जब चुनाव में भी उतरी भाजपा, तो इस मुद्दे को बिल्कुल इग्नोर कर दी। तो वो काफी बड़ा जो खामियाजा है भाजपा को उठाना पड़ा। और जयराम ठाकुर ने खुद भी लास्ट मोमेंट में माना कि ये जो ओपीएस का मामला था, इसके कारण उन्हें पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है चुनाव में। हालांकि उन्होंने कहा कि ये बात पार्टी को पहले बता दी गई थी। उसके बाद अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो भाजपा जो है अभी बैठकों का दौर अभी शुरू होगा, समीक्षात्मक वो बैठक करेंगे, क्योंकि जयराम ठाकुर कह चुके हैं कि एक छोटे से राज्य में जितने हमने प्रयोग किए, उनके तमाम जो चीजें हैं, उन पर विषय रहे हैं, उनके तमाम विषयों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा कि कौन से ऐसे गंभीर विषय रहे जिनके कारण यहाँ पे मिशन रिपीट उनका नहीं हो पाया और उनको जो है बड़ी तौर पे यहाँ पे मात खानी पड़ी। स्पष्ट बहुमत जो है कांग्रेस को यहाँ पे 40 सीटों का मिला, तो ऐसे में 25 सीटों तक भाजपा सिमट गई है। तो ऐसे में जरूर भाजपा विश्लेषण करेगी, समीक्षात्मक बैठ के करेंगी, क्योंकि एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पीएम मोदी के चेहरे पे जब यहाँ पे प्रचार किया गया तो तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े चेहरे, हर राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे, लेकिन बात वही रही कि आपने जनता के मुद्दों को नहीं छुआ। आपने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां भी जब गिनाई तो आप केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते रहे, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां कहीं ना कहीं गौण हो गई, तो जनता को कहीं ना कहीं लगा कि प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो ऐसे में भाजपा को एक बड़ा खामियाजा यहाँ पर इस बात का भी उठाना पड़ा है। तो अभी फिलहाल भाजपा जो है बैठ करेंगी और समीक्षा जरूर करेगी कि कहाँ उनकी जो कमियां रही हैं, क्या बड़े कारण उनकी हार के रहे हैं। जी चलिए टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ग्रामीण विकास फंड और मंडी विकास फंड के बकाया पड़े 3095 करोड़ रुपए तत्काल जारी करवाने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से दखल की मांग की है। और केंद्रीय मंत्री को उनके दफ्तर में मिले मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक खरीफ की फसल खरीद सीजन 2021-22, रबी खरीद सीजन 2022-23, खरीफ फसल खरीद सीजन 2022-23 के आरडीएफ के 2880 करोड़ रुपए और एमडीएफ के 215 करोड़ रुपए जारी नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि ये फंड राज्य खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के समूचे विकास के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भगवंत मान ने अफसोस जाहिर किया और ये फंड जारी न होने के कारण राज्य विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों के विकास पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया।
तो आपको बता दें कि सीएम भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात की है और ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि इसमें ग्रामीण विकास फंड और मंडी विकास फंड के बकाया पड़े 3,095 करोड़ रुपए को तत्काल जारी करवाने के लिए जो है ये मुलाकात की गई और इसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दखल की मांग सीएम ने की है। केंद्रीय मंत्री को उनके दफ्तर में मिले मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक खरीफ की फसल खरीद सीजन 2021-22 और रबी खरीद सीजन 2022-23 खरीफ फसल सीजन 2022-23 के आरडीएफ के 2,880 करोड़ और एमडीएफ के 215 करोड़ रुपए जारी नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि ये फंड राज्य खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के समूचे विकास के लिए इस्तेमाल किया जाता है और भगवंत मान ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि ये फंड जारी न होने के कारण राज्य विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित कुमार इस वक्त चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात कर ली जाए, सीएम भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात की है, इस मुलाकात में क्या कुछ अहम रहा, एक बार पूरी जानकारी। देखिए, सीधे तौर पर बात करें तो मुलाकात की गई थी जो आरडीएफ का और एनडीएफ का जो फंड अटका हुआ है, हम कह सकते हैं केंद्र सरकार की तरफ से जारी नहीं हो रहा, उसको लेके की है। देखिए, सीधे तौर पर हम बात करें कि लगभग 3,000 करोड़ से ज्यादा की अगर हम कहें कि केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब सरकार को एक राशि दी जानी है वो बकाया है, उससे हम आरडीएफ और एमडीएफ फंड के तौर पे जानते हैं। और ये फंड वो फंड है जो ग्रामीणों के लिए स्पेसिफिकली यूज होता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यूज होता है। अगर हम कहें जहाँ पे मंडी है, मंडियों की सड़क बनाने के लिए, किसानों के लिए, उन सभी जगहों पे यूज होता है। और हम बात करें तो ये काफी लंबे समय से एक तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पेंडिंग नजर आ रहा है। हम खारिफ की फसल की बात कर लेते हैं, उसका सीजन 2021-22 की है, उसका पेंडिंग है। फिर राबी की खरीद सीजन 2022-23 उसका फंडिंग है, और वहीं हम खारिफ 2022-23 उसका भी फंडिंग कहीं ना कहीं बकाया है। तो वहीं अब आरडीएफ का भी हम लगभग कह सकते हैं कि 2,880 करोड़ बकाया है। तो कहीं ना कहीं ये भारी भरकम अगर हम कहें कि खर्चा पंजाब सरकार को उठाना पड़ रहा है, और इतनी बड़ी पेंडिंग अमाउंट के चलते वो जो विकास कार्य है, जो अगर हम कहीं ना कहीं टारगेट रखा गया था, उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उनको बहुत ज्यादा इन फंड की जरूरत है कि जितनी जल्दी ये फंड आएंगे उतनी जल्दी सरकार के पास एक सरप्लस फंड होगा, जिसके लिए वो हम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्पेसिफिकली काम करेंगे। देखिए, जो ग्रामीण का एरिया है उसके लिए एक सोशल फंड हमेशा अलॉट किया जाता है और उसके लिए बजटिंग केंद्र सरकार से मिलकर रखी जाती है। तो वहीं कहीं ना कहीं आरडीएफ और एनडीएफ फंड ना आने के कारण जो 3,000 करोड़ का अगर हम कहें कि एक वैक्यूम बना हुआ है, वो हम कहीं ना कहीं पंजाब सरकार को भारी पड़ रहा है। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। दिल्ली की श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस श्रद्धा के शव के टुकड़ों को ढूंढने की कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक कोई सफलता पुलिस के हाथ नहीं लगी है। इस बीच शुक्रवार को श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने भावुक होकर बताया कि आखिरी बार श्रद्धा ने जब घर छोड़ा था तो उसने कहा था कि अब वो अडल्ट हो गई है, और जिसके बाद उसे कुछ नहीं वो कह पाए। और उन्होंने कहा कि बच्चों के 18 साल के होने के बाद उन्हें ज़रूरी सुझाव दिया जाना बेहद ज़रूरी है। साथ ही उन पर पेरेंट्स का नियंत्रण होना भी चाहिए। और विकास वॉलकर ने कहा कि 18 साल के होने वाले बच्चों की काउंसलिंग और नियंत्रण होना चाहिए। घर से निकलने से पहले मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मैं अब बालिग हो गई हूँ, उसके बाद उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। और उन्होंने कहा कि जब बच्चे 18 साल के होते हैं तो उस समय उन्हें अधिक परामर्श और नियंत्रण की ज़रूरत होती है। इस उम्र में उन्हें मिलने वाली आज़ादी पर विचार किया जाना चाहिए। श्रद्धा के पिता ने कहा कि कुछ मोबाइल ऐप हैं जो समस्याएं पैदा कर रहे हैं और इन ऐप्स को बंद किया जाना चाहिए। और रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रद्धा की मुलाकात आफ्ताब से एक डेटिंग ऐप में हुई थी। मृत्यु होने से मुझे दुख हुआ है, वैसे ही मेरे परिवार वालों के भी बहुत दुख हुआ है। उस वजह से मेरी सेहत भी खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं आपके सामने आ नहीं पाया। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आज तक जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस
उनका कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वो सही तरीके से चल रहा है। फिर भी वसई पुलिस व नाला सोपारा पुलिस, तोड़ी पुलिस ठाणे, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी दिरंगाई की। उस वजह से मुझे जो तकलीफ हुई, आपको बता दें कि श्रद्धा के पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता दें कि मुंबई पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि अगर समय रहते तत्काल कार्रवाई की गई होती तो आज उनकी बेटी बच जाती। तो चलिए फिलहाल वक्त तुझको एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुंबई की खबर पर हमारे साथ मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, श्रद्धा हत्याकांड को लेकर बात कर ली जाए, तो श्रद्धा के पिता ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या जानकारी उनके द्वारा दी गई है, एक बार इसे लेकर पूरी अपडेट। केस में श्रद्धा के पिता विकास वाकर ने कई गंभीर आरोप वसई पुलिस पर लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर वसई पुलिस समय पर अपना काम की होती तो शायद श्रद्धा वाकर आज हम सब के बीच में रहती। दरअसल श्रद्धा वाकर के पिता विकास वाकर ने महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उन्होंने यह बात कही कि इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच होनी चाहिए, खासकर आफ्ताब के परिजनों से भी पूछताछ होना चाहिए, उनकी भी जांच होना चाहिए, क्योंकि विकास वाकर अपने परिवार के साथ खुद जो है आफ्ताब के परिवार से मिलने गए थे और शादी की बात करने गए थे, लेकिन आफ्ताब के परिवार वालों ने शादी से बात करने से दूर उन्हें घर से दूर भगा दिया और ये कहा कि दोबारा यहाँ दिखने वाली इस तरह की बातें और इस तरह के गंभीर आरोप जो है विकास वाकर ने लगाया है। सत्यप्रकाश, वहीं अगर बात कर ली जाए तो श्रद्धा के पिता की मुलाकात देवेंद्र फडणवीस से भी हुई थी, तो क्या क्या बातचीत इनके बीच में हुई, एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। देखिए, विकास वाकर ने सीधे तौर पे कहा है कि जिस तरह से वसई पुलिस ने लापरवाही बरती है उस मामले में जांच होनी चाहिए। दूसरे तरफ आफ्ताब के परिजन कहाँ गायब है और कैसे गायब है उस पर संदेह व्यक्त उन्होंने किया और उनके ऊपर भी जांच का जो है दायरा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं कड़ी श्रद्धा के आफ्ताब के परिवार वाले हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से वह लगातार श्रद्धा से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन श्रद्धा का संपर्क नहीं हो रहा था। श्रद्धा की मां के मौत के बाद से लगातार उनके पिता जो है श्रद्धा को ढूंढने लगे, कोशिश कर रहे थे बातचीत हो जाए, लेकिन बातचीत नहीं हो रही थी। इसका जो मुख्य आरोप उन्होंने आफ्ताब के परिवार वालों पर लगाया है, क्योंकि आफ्ताब के परिवार वालों से सारी बातें पता थी। दोनों के बीच में काफी लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन आफ्ताब के परिवार वालों ने विकास वाकर को बताया नहीं। इस तरह की तमाम चीजें हैं। खासकर उन्होंने उप मुख्यमंत्री से यह मांग की है कि इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच होना चाहिए। खास बात यह है कि जिस तरह से लापरवाही बरती गई है, ऐसे में उन्हें दिल्ली पुलिस और न्यायपालिका से भरोसा है। 2 ही लोग इन्हें न्याय दिला सकते हैं, क्योंकि वसई पुलिस ने न सिर्फ लापरवाही बरती है बल्कि कई गंभीर आरोप भी उनके पिता ने लगाए हैं। सत्यप्रकाश, वहीं जब श्रद्धा हत्याकांड मामले के बाद देवेंद्र फडणवीस से पत्रकारों ने पूछा, लव जिहाद को लेकर पूछा, तो उनके द्वारा क्या जानकारी दी गई कि लव जिहाद का कानून बनना चाहिए, ऐसा सवाल पत्रकारों द्वारा कल जो है पूछा गया है। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस द्वारा क्या जानकारी सामने जो है आई है? देखिए, सीधे तौर पर राज्य के वो गृह मंत्री हैं और इस तरह का बयान देने से पहले वो बिल्कुल बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें लव जिहाद जैसे एंगल तो आए जरूर है, लेकिन पुलिस की तरफ से और जांच एजेंसियों की तरफ से एक बार भी नहीं कहा जा रहा है। पहली बात है कि लव जिहाद को लेकर कानून बनाने को लेकर संसद में यह बात उठानी पड़ेगी और अगर यह संसद बात होती है, दोनों सदनों में
बातचीत के दौरान इस पे अमल किया जा सकता है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जरूर आश्वासन दिया है कि इस तरह के अपराध को रोकने के लिए ऐसे कानून को लाना बेहद जरूरी होगा। तो कहीं न कहीं यह पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है दिया गया है, लेकिन ये कब होगा इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पा रही। चलिए सत्य प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। उत्तराखंड के देहरादून में आज प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों जिलाधिकारियों की एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम शामिल होंगे। बीजेपी का कहना है कि बैठक में संगठनात्मक दृष्टि से कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है और इसके अलावा होने वाली मीटिंग में इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव संपन्न होने के बाद क्या अब उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार होगा और कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिलेगी। मीटिंग में राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा दिए गए कार्यक्रमों को लेकर भी प्रदेश बीजेपी को अपने कार्यक्रम तय करने हैं और शनिवार यानी आज ये बैठक 11 बजे शुरू होगी और 3 बजे तक चलेगी। इसके अलावा नगर निकाय चुनाव की दृष्टि से भी बीजेपी बैठक में मंथन करेगी। तो उस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी तारिक अंसारी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, जिस तरीके से बात कर ली जाए, बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों जिलाध्यक्षों की बैठक आज होने जा रही है, इस बैठक में क्या क्या मुद्दे रहेंगे, एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल निशा, मैं आपको बता दूं, आज जो प्रदेश प्रभारी हैं बीजेपी के दुष्यंत कुमार गौतम, वो आज बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। इस बैठक में जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो बीजेपी के उच्च पदाधिकारी हैं और इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इसके अलावा जो संगठन मंत्री हैं अजय कुमार जी, वो भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। विकास के मुद्दे हो, चाहे अब जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उन पर भी चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड कैबिनेट में जो 3 पद जो है तक खाली हैं, उनको भरने के जो है इसमें कयास लगाया जा रहा है कि उनको भरने को जो है चर्चा हो सकती है और उन पर जो है 3 पद जो कैबिनेट के खाली हैं वो भरे जा सकते हैं। तो आज सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू होगी, जिसमें तमाम जो उच्च पदाधिकारी हैं वो हिस्सा लेंगे। निशा, तारिक, वही बात कर ली जाए, नगर निकाय चुनाव की दृष्टि से बीजेपी जो है बैठक में मंथन करेगी, तो कितना महत्वपूर्ण ये बैठक नगर निकाय चुनाव के लिए मानी जा रही है? बिल्कुल निशा, क्योंकि उत्तराखंड में जो है नगर पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, इस लिहाज से भी ये बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि धामी कैबिनेट में जो 3 मंत्रिमंडल में जो 3 पद खाली फिलहाल रखे गए थे, तो उनको भरने के जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें संगठन मंत्री जो अजय कुमार जी हैं वो भी हिस्सा लेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी हिस्सा लेंगे। जो 3 पद कैबिनेट में रिक्त छोड़े गए थे उनको भरना इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब आगामी चुनाव है। ऐसे में विपक्ष लगातार हमलावर सरकार पर रहता है कि कैबिनेट में जो 3 पद छोड़े गए हैं आखिर क्यों छोड़े गए हैं, सरकार उन पदों को क्यों नहीं भर रही है। तो अब जो है चुनाव भी निपट चुके हैं, चाहे मैं गुजरात चुनाव की बात करूं, चाहे हिमाचल प्रदेश चुनाव की बात करूं, तो तमाम चुनाव निपट चुके हैं। पार्टी जो है जो राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम हैं उनमें भी जो है बिल्कुल साफ तौर पर जो प्रोग्राम जारी कर दिए गए हैं। तो इस लिहाज से भी ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस बैठक में तमाम उन मुद्दों पर चर्चा होगी जो प्रदेश हित में है। जी निशा, वही तारीख, अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से 3 खाली पद जो है कैबिनेट में इस वक्त हैं, तो ऐसे में किन किन लोगों को इसमें शामिल किया जा सकता है और इस पद के लिए किन के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं? जी बिल्कुल निशा, मैं आपको बता दूं, ये 3 पद जो रिक्त छोड़े गए थे उसमें सबसे पहला नाम जो खुलकर सामने है वो दिलीप सिंह रावत का है, जिन्होंने हरक सिंह रावत की जो बहू है अनुकृति गोसाई उनको जो है मात दी थी। दूसरे नाम की मैं बात करूं तो मदन कौशिक हैं, जो हरिद्वार से विधायक हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं भाजपा के। तो 2 नाम बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर हो जाते हैं और तीसरा नाम जो मंत्रिमंडल में आएगा वो कुमाऊं मंडल से आ सकता है, क्योंकि कुमाऊं मंडल में जो है विशन सिंह चुफाल की मैं बात करूं तो वो काफी सीनियर नेता माने जाते हैं, तो उनका नाम भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो कयास बहुत दिनों से लगाए जा रहे हैं, तब जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाते हैं तब यह कयास लगाए जाते हैं कि इस बार जो है कैबिनेट के जो 3 पद खाली हैं वो भर दिए जाएंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ था।
तो आज जाहिर तौर पर इसमें तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संगठन मंत्री अजय कुमार जो है बैठक में हिस्सा लेंगे। तो कयास यही लगाया जा रहा है, माना यही जा रहा है कि आज जो कैबिनेट में रिक्त पद चल रहे हैं उन पर जो है धामी सरकार हामी भर सकती है और 3 पद जो है भरे जा सकते हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।